हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई डेली टेस्ट 5 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस वर्क एनर्जी एंड पावर से है। पहला क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है कि पावर जो है सो प्रोपोर्शनल है T⁻3/2 का। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसके होगा। दूसरा क्वेश्चन में एक चेन है जो कि दो चेन से जोड़ के बनाया गया है। दोनों का मास डिफरेंट है, लेंथ सेम है और इस तरह से वो हैंग कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि यदि इसे उठाकर ऊपर में रख दें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन भी दूसरा के जैसा ही सिमिलर है, लेकिन इस केस में इसे उठाकर ऊपर नहीं रखना है। पूरा यदि इसे हमने छोड़ दिया तो जब ये चेन पूरा का पूरा इस टेबल से निकल सरक जाएगा तब इसका स्पीड क्या होगा, इस चेन का स्पीड क्या होगा। देख लीजिए, इस चेन का स्पीड हर जगह सेम होगा। जो इसके टॉप का होगा वही इसके टेल का भी होगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। तो उसका स्पीड बताना है जब ये पूरा टेबल से सरक जाए। चौथा क्वेश्चन जो है सो फोर्स दिया हुआ है और इसे एक साइकिल में घुमा दे रहा है, एक साइकिलिक पाथ में घुमा दे रहा है और पूछ रहा है कि इसने कितना वर्क डन किया। पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें फोर्स जो है सो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है और इस फोर्स के अंडर में जो डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है वो उसका टाइम के साथ इस तरह से डिपेंडेंस दिया हुआ है। पूछ रहा है कितना वर्क डन किया जाएगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। ये 5 क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन में पावर जो है वो है प्रोपोर्शनल T⁻3/2 की। T⁻3/2 के हमसे पूछा गया कि S जो है सो प्रोपोर्शनल T के किस पावर के होगा, अल्फा की वैल्यू बताना है। ये हमसे पूछा गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ये पावर है, ये साइन जो है प्रोपोर्शनलिटी का हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा कि कोई कांस्टेंट आ गया। T⁻3। पावर कितना होता है, पावर होता है फोर्स टाइम वेलोसिटी, और फोर्स कितना होता है मास टाइम एक्सलेशन। एक्सलेशन को हम लिखते हैं dV/dt और यहाँ पर भी है। इस मास को k के साथ ले जाते हैं और यहाँ लिखते हैं VdV K/m T⁻3/2। इसको इंटीग्रेट कर दें तो t=0 पर इसका स्पीड कितना है 0 और t=t पर इसका स्पीड जो है सो v। ये उसने लिखा है नहीं कि t=0 पर इसका स्पीड v है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। उसने क्लियर करके नहीं लिखा क्वेश्चन में, राइट। सो पावर डिलीवर्ड बाय मशीन इन ए मूविंग ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम t=T⁻3/2। पावर जो है सो t=0 पे कितना है 0 है, तो वेलोसिटी 0 होना ही पड़ेगा। ये पावर जो है सो फोर्स टाइम वेलोसिटी होता है और पावर t=0 पर हमें पता है इसका इक्वेशन से कि प्रोपोर्शनल टू T⁻3/2 है तो 0 है। इसका मतलब फोर्स और वेलोसिटी का टाइम जो है सो 0 है। तो या तो फोर्स 0 है या तो वेलोसिटी 0 है या दोनों 0 है। फोर्स 0 है इसका मतलब है एक्सलेशन 0 है, तो कोई वेलोसिटी रह सकता है। इसने क्लियर नहीं किया है, एनीवे इसको हम भी ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया v²/2, ये हो गया K/m, ये हो गया T⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। इतना सारे कांस्टेंट जो है बार बार लिखते हैं, टाइम बर्बाद होता है। इसको K प्राइम कह देते हैं। K/m टाइम्स 2/5 इसको K प्राइम कहते हैं। ये 2 भी हटा लिए, केवल हम v को रखे हुए हैं। v² T⁻5/2। तो यहाँ से v का वैल्यू हमें पता चल गया। ये फिर वही जो है सो K डबल प्राइम कह दें सब कुछ। ये जो डबल प्राइम क्यों कह रहे हैं इसको, हाँ डबल प्राइम खाना पड़ेगा क्योंकि इसको स्क्वायर रूट करेंगे सबका। ये हो गया 5/4, ये हो गया स्क्वायर रूट। तो इसको हम बार बार क्यों लिखते जाएं, इसके लिए हम इसको डबल प्राइम कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल इसके बीच का जो है प्रोपोर्शनलिटी देखना है। तो भी हमें पता चल गया। अब हमें यदि भी पता चल गया तो एस पता चल जाएगा। एस होता है v/dt, इसको इंटीग्रेट करना है। भी का वैल्यू दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है dt के साथ में। कितना आ गया T⁻5/4 + 1, 5/4 + 1 और यहाँ K प्राइम। फिर ये हमें हमारा इंटरेस्ट का नहीं है, ये जो कांस्टेंट है उसमें चला जाएगा। तो ये तीसरा कांस्टेंट T⁻9/4, ये s का वैल्यू है। तो s किसका प्रोपोर्शनल हुआ T⁻9/4।
आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या करना था, देखिए स्टार्ट किए हैं कि पावर जो है सो दिया हुआ है वो प्रोपोर्शनल है T⁻³ के, और हमें S का जो है सो देखना है कि वो कि टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। तो पावर जो है सो वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर cos थीटा नहीं लिखे, और यदि एक डायरेक्शन में नहीं भी मूव करेगा तो थीटा फिक्स है, तो cos थीटा k के साथ चला जाएगा। फोर्स को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम्स मास, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हम पहले वेलोसिटी निकाल लिए, और वेलोसिटी जो है सो किस तरह से टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वो इस तरह से टाइम पर डिपेंड कर रहा है। एक बार हमें वेलोसिटी पता चल गया तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस जो है सो इस तरह से डिपेंड करता है। या फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते थे कि ये ds/dt जो है सो है भी ये है T⁵/2, और इसलिए यहाँ पर हम कर सकते हैं ds जो है वो कोई कांस्टेंट T⁵/4 dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। t=0 पर s कितना है 0, ये तो पूछा कि t=0 टू t= किस तरह से डिपेंड करेगा, t=t पर जो है ये है s, तो ये हमें इस तरह से वैल्यू नहीं मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो चेन है जिसका मास m और 2m है। जो पहला चेन है उसका मास m है, दूसरा चेन जो है उसका मास 2m है, दोनों का लेंथ l है। पहला चेन का 2/3 जो है टेबल पे है, 1/3 जो है हैंग कर रहा है, और दूसरा जो पूरा का पूरा हैंग कर रहा है। क्वेश्चन है कि इसको पूरा उठा के यहाँ पर रख देंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, अभी देखते हैं कि इसके पास कितना एनर्जी है। इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी ये रुका हुआ है, और वो पोटेंशियल एनर्जी अभी कुछ है UI। आप इस टेबल पर जो है सो टोटल का टोटल जो चेन है हमने रख दिया ऐसे, ये दूसरा चेन है, ये पहला चेन है, ऐसे रख दिया। अब इसके पास एनर्जी कितना है U फाइनल, इसको 0 बोले यदि हम इसको रेफरेंस कह देते हैं, ये रेफरेंस लाइन है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ये रेफरेंस लाइन है, यहीं से हम हाइट मेजर करते हैं। तो यहाँ इस केस में हाइट कितना है 0 है, mgh तो 0 है, इसलिए 0 हो गया। फर्स्ट केस में कितना है, ये तो सेकंड केस में है, और फर्स्ट केस में कितना है वो निकालेंगे। तो हम इसको बनाएंगे फाइनली ऐसे कि देखिए भाई अभी हमारे पास इतना एनर्जी है, हमने कुछ वर्क डन किया, ये वर्क डन किया वो भी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और ये हमें फाइनल एनर्जी मिल जाएगी। तो हमने जो वर्क डन किया वो हो गया UF माइनस UI। UF हमें पता है 0 है, UI में यदि पता चल गया तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। तो इनिशियली इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, इस पार्ट का कितना पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पर देखिए यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट मास है, इस h हाइट पर है, और ये हमारा रेफरेंस लाइन है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते हैं mgh। यदि ये नीचे होता है यहाँ पर कैपिटल हाइट पर, कैपिटल H पर, और ये रेफरेंस लाइन है, तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसका माइनस mgh, h नीचे है इसलिए। लेकिन ये पॉइंट मास है तब यदि हमारे पास एक इस तरह से चेन है जिसका मास हर जगह है, यहाँ मास केवल यहीं पर है, मास हर जगह है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो निकालें, कैसे निकालें। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, इसको हम पॉइंट मास समझ सकते हैं, और इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है माइनस mg, ये वाला हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं x है, और इसका जो विड्थ है वो dx है। तो मास इसका कितना है, मास लिखना पड़ेगा dm ना, माइनस mgh। इसको क्लियर करके लिखते हैं, माइनस dm g, और ये हाइट है x। इसका मास कितना है, ये जो dx लेंथ है इसका मास कितना है, टोटल l लेंथ का मास है m, तो 1 लेंथ का मास हुआ m/l, dx लेंथ का मास हुआ m/l, यूनिट लेंथ का मास टाइम्स dx, वही लिख देते हैं, माइनस m/l, l इसका लेंथ है मान लेते हैं, टोटल dx टाइम्स g टाइम्स x, ये हुआ इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये वेरी कर रहा है x के साथ में, डिफरेंट एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है,
तो टोटल का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -mg/l एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे x dx, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 0 से l तक, कितना आया -mg/l, ये हो गया x² 2 इंटीग्रेशन और 0 to l, तो ये कितना आ गया -mg/l टाइम्स l²/2। अपर लिमिट लिखे, -0 लोअर लिमिट और डिफरेंस लिए, तो -mg/l/2 आया, ये आया पोटेंशियल एनर्जी। m क्या है, m है इस चेन का मास, l क्या है, g टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और l के जगह पर l/2 लिखे हैं, ये l/2 है। l/2 क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है l/2 पर। यहाँ पर आप ये देखिए, जो इसका मैंने मास लिया वो कैसे लिया है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया है, हर जगह मास सेम है, इसलिए तो यहाँ पे इस तरह से लिख सके कि इसका यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका मास 1 यूनिट का मास डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय उसका लेंथ, ऐसे इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि मास यूनिफॉर्म है। यदि मास यूनिफॉर्म नहीं होता तो ऐसे हम नहीं लिख सकते थे, तब हमें पता होना चाहिए कि किस लेंथ पर कितना मास है, और तब इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होता, और तब यहाँ पर हम l/2 नहीं लिख पाते। लेकिन इस केस में यदि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मास का, तब इसका जो सेंटर ऑफ मास बीच में आता है, और यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या कर सकते हैं, पूरे चेन को एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस पॉइंट पार्टिकल को कहाँ रखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर, और सेंटर ऑफ मास है इसका लेंथ का हाफ, तो यहाँ पर हम एनर्जी लिख सकते हैं -mg/l/2। तो जब तक हमारे पास जो सिस्टम है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट पार्टिकल से, जिसको रखेंगे उसके लेंथ के हाफ पे, सेंटर ऑफ मास पे। एक्चुअली यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो भी हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसे रख सकते हैं सेंटर ऑफ मास पे। उस केस में सेंटर ऑफ मास l/2 पर नहीं होगा, कहीं और होगा। एनीवे, तो हमें पता चल गया कि यदि किसी चेन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होता है, वो हम उसको लिखने के लिए हम चेन को रिप्लेस कर देते हैं एक पॉइंट पार्टिकल से ऑफ द सेम मास, और डिस्टेंस कहाँ पर उसको रखेंगे उसको सेंटर ऑफ मास पे। तो इस केस में यहाँ पर हम यदि देखें, अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 वजहों से है, एक फर्स्ट चेन का, एक सेकेंड चेन का। फर्स्ट चेन का इसका तो 0 है, और ये जो बचा 1/3 पार्ट है उसका जो मास कितना है उसका हमें अब लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा -m, उसका मास कितना होगा, 1/3 का मास 1/3 हो जाएगा जी। ये वाला इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसका हाफ, ये l/3 यहाँ से यहाँ तक है, उसका हाफ को l/6। ये फर्स्ट चेन हो गया, फर्स्ट चेन का फर्स्ट पार्ट 0 और सेकेंड चेन का यहाँ पर है। जो सेकेंड चेन है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -m कितना है इसका 2m, g, h कितना है हाइट, मैंने यहाँ से जो रेफरेंस लाइन से इसका हाइट, तो इसको हम कैसे रिप्लेस कर देंगे एक पॉइंट पार्टिकल से, और कहाँ रखेंगे इसके बीच में मतलब ये l/2 है, यहाँ से यहाँ तक l/2 है, और यहाँ से यहाँ तक l/3 है, तो हाइट हो गया उसका l/3, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक l/2, इतना हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है, तो देखिए ये नीचे में 18 है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिर -mgl/18, और ये कितना हो गया 5/6 -10 mgl/6, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे में 18 यहाँ भी हो जाए, और तब यहाँ पर आ गया नीचे में 18 और ऊपर में 31 -31 mgl/18। ये है एनर्जी बिगिनिंग में, और ये है एनर्जी बाद के केस में। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बाद में 0 माइनस शुरू में है -31 mgl/18, तो आया आपका आंसर 31 mgl/18, ये ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर अब हमें ये नहीं बताना है
कि इसको उठा के यहाँ रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बल्कि हमें ये बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा जब ये पूरा का पूरा स्लिप ऑफ कर जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है इसका कुछ अभी पोटेंशियल एनर्जी है, और जो सेकेंड केस है जबकि पूरा का पूरा रॉड जो है ये स्लिप ऑफ कर गया है, तब इस केस में इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, कुछ दूसरा है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है उसके वजह से इसमें इसका स्पीड आया है, काइनेटिक एनर्जी आया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस सेकेंड केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया। रेफरेंस लाइन से इसको लेते हैं, तो ये यदि जो घट गया है पोटेंशियल एनर्जी, लॉस जो हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, ये लॉस को माइनस लिखते हैं, यही है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये है लॉस, इनिशियल इतना था, इनिशियल 100 रुपया था, बाद में 30 रुपये, तो 70 रुपये का लॉस हुआ। ये इसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम जी स्क्वायर, और शुरू में कितना, शुरू में तो रुका हुआ, लेकिन मास किसका लेंगे, तीनों का मास, दोनों का मास लेना होगा, m + 2m, तो 3m मास लेना होगा। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, हाफ मास हो गया m + 2m और v स्क्वायर -0, शुरू में 0। यहाँ वेलोसिटी हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, जब ये गिर रहा है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है, एक तरह से रिजिड ये है, इसलिए हर जगह इसका सेम है। यदि इसका स्पीड ज़्यादा हो गया और इसका कम रहेगा तो इसको पकड़ के खींचेगा ना अपनी तरफ, ये अकेला अकेला नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका सबका मास सेम है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितना आया, ये आया हाफ 3m v स्क्वायर, और ये है ui - ua। तो यहाँ से हम वेलोसिटी बता सकते हैं, ये आया 2ui - ua बाय 3m, इतना का स्क्वायर। तो ये हमें बताना है। अब हमें केवल पता करना है कि ui और uf कितना है। तो चलते हैं यहाँ पर ui पता करते हैं। पहले यहाँ पर ui है जो कितना हुआ, इस पार्ट का कितना एनर्जी है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है 0। इस पार्ट का कितना एनर्जी है, लास्ट टाइम बनाए थे, इसको क्यों बनाने जाए, लास्ट टाइम इसका हम निकाले थे क्वेश्चन, इसका पोटेंशियल एनर्जी, और वो आया था माइनस, कितना आया था एक बार देख लेते हैं, 31 mgl/80, 31 mgl/80 इतना आया था, सेम क्वेश्चन था। और यूएफ अब कितना है, यहाँ पर आप देखते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे एक पॉइंट पार्टिकल से, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2, और सेकंड जो है ये हो जाएगा l/2 यहाँ पर, और यहाँ पर है एक पूरा l। ये फर्स्ट चेन है, ये सेकंड चेन है। फर्स्ट चेन का जो पॉइंट, यदि हम रिप्लेस करते हैं चेन को पॉइंट पार्टिकल से, तो वो कहाँ पर रखेगा, उसका सेंटर ऑफ मास पर, जो कि l/2 पर है। तो इस फर्स्ट जो चेन है उसका एनर्जी कितना हुआ, -m, उसका मास m है g, और l कहाँ रखेंगे, l/2 पर। सेकेंड चेन का देखें, ये इसका मास 2m है, माइनस लिख दिए हैं क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है, ये रेफरेंस लाइन है। g, l कितना है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, ये क्या किया मैंने, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ताकि ये l/2 है तो ठीक है, यहाँ पर हम बड़ा कर देते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है जी, और l यहाँ सेंटर ऑफ मास का यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये l/2 तो ये है, और ये पूरा का पूरा l है, ये l और यहाँ से l/2, l और l/2 कितना आया, ये आया -mgl/2 माइनस, ये कितना आ गया, ये आ गया 2mgl × 3/2, तो -3mgl और -½ mgl, सो 3.5, सो -7/2 mgl। तो ui और uf हमें दोनों पता हो गया है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। 2ui कितना है, -31 mgl/80, माइनस uf कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया
7/2 mgl बाय 3m। ये कितना है, इसको एक साथ बनाते हैं तो डिनोमिनेटर को हम सेम कर देते हैं इसका। ये कितना हो गया, 63 हो गया और ये है 31, तो कितना आया 63 माइनस 31, 32 आया, राइट। 63 माइनस 31 32 mgl बाय 18 और ये 3m यहाँ पर नीचे है। तो कितना आ गया आंसर आपका, जो भी आया सो देख लीजिए। m तो चला गया, 32/54 gl। ये दो यहाँ लिखना भूले हैं, ठीक है। तो 2 से ये चला गया 27 टाइम्स में और ये आ गया हमारे पास 32 gl/27। इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, जो भी आता है वो आपका आंसर है। 32 से 16 बाहर कर लिए 4, यहाँ 27 है तो 9 से 3 बाहर कर लिए, यहाँ बच गया 2 gl, यहाँ बच गया 3, ये आपका आंसर है। 4/3 स्क्वायर रूट ओवर 2 gl/3। कौन सा ऑप्शन है, 4/3 एक जगह है, यहीं पर है केवल 2 gl/3, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 और इस तरह से इसको निकाल लिए। यहाँ पर सिंपली हम यूज किए कि लॉस इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है सो कंजर्व रखना है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर टोटल एनर्जी और यहाँ पर सेकंड केस में टोटल एनर्जी सेम है, सेम चीज़ आएगा। क्योंकि वैसे भी देखना है तो इनिशियली एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होगा। इनिशियल में 2 एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक, बाद में भी 2 एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल और काइनेटिक। तो यू आई माइनस यू एफ को करेंगे तो क्या आ गया, के एफ माइनस के आई। और यू आई माइनस यू एफ क्या है, ये लॉस है, और के एफ माइनस के आई क्या है, ये गेन है। बाद वाला ज़्यादा है तो ये गेन हुआ, और बाद वाला यहाँ पर कम है, जिसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इनिशियल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए लॉस है। तो लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसको यूज किया। या आप यहाँ से नहीं यूज करना चाहते, यहाँ से करना चाहते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फोर्स है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए, और के पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, और यहाँ पर इसको जो है ये ओरिजिन है 0 0, ये गया यहाँ से ए 0 तक, ये ऊपर गया और फिर यहाँ से ऐसे गया, ये है, ये 0 ये है। यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गया, वापस वहीं आ गया। यही क्वेश्चन है। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो है इस पूरे साइकिल में कितना होगा, एक साइकिल का कंप्लीट किया, वो से चलना शुरू किया, वापस ऊपर ही आ गया। वर्क डन होगा F.dr, और साइकिल के लिए साइन हम देते हैं, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, कितना होगा। देखिए, यदि ये फोर्स जो है सो कंजर्वेटिव है तो क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हम कौन सा रास्ता लेते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो वर्क डन है गोइंग 1 to 2 उस फोर्स के द्वारा 1 to 2 वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। और यदि ये वापस इसी जगह पर आ गया तो यहाँ पर इसका जो एनर्जी है शुरू में वही एनर्जी है बाद में, तो वर्क डन कितना किया। वर्क डन जो करता है वो क्या करता है, एनर्जी चेंज करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एनर्जी है और हमने वर्क डन किया, किसी ने हम पर वर्क डन किया, तो वो एनर्जी बढ़ जाएगा हम पर। तो यहाँ पर तो जो शुरू में एनर्जी था स्टेट पॉइंट वही है, तो यहाँ पर स्टेट पॉइंट पर डिपेंडेंट एनर्जी, स्टेट पॉइंट वही है, तो एनर्जी जो शुरू में था वही बाद में भी है, तो जो वर्क डन किया वो क्या होगा, 0। एक साइकिल में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 0। लेकिन ऐसा तभी होगा यदि हमारे पास वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव का मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर जो वर्क डन करना पड़ता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, या कहीं एक साइकिल में जो है सो टोटल वर्क डन 0 होता है।
तो यहाँ पर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो फोर्स दिया है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। यदि यह कंजर्वेटिव है तो वर्क डन कितना है, 0। आंसर हमारा हो जाएगा 0। लेकिन पहले ये तो चेक कर लें कि ये जो फोर्स हमारा है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले फोर्स को इस तरीके से लिखते हैं। फोर्स को लिख सकते हैं एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट, राइट। अब हम इसको यहाँ ये चेक करते हैं कि ये जो एक्स कॉम्पोनेंट है उसको डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, और ये जो वाई है वाई कॉम्पोनेंट इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। यदि ये दोनों सेम है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब ये फोर्स जो है सो कंजर्वेटिव है। और यदि ये दोनों सेम नहीं है तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। यहाँ पर हमने कैसे क्या लिखा है, डेल बाय डेल वाई लिखा है। ये जो है सो पार्शियल साइन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट डिफरेंशिएशन है। लेकिन यहाँ पर जब हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब एक्स हम को एज्यूम करेंगे कि वो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर जब एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई को एज्यूम करेंगे कि वो कॉन्स्टेंट है। बस इतना ही। ये जो फंक्शन हो सकता है एक्स वाई दोनों का, वाई के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को कॉन्स्टेंट मान लेंगे। तो चेक करते हैं ये जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। तो इस केस में डेल एफ बाय डेल एक्स कितना आया, डेल एफ बाय डेल वाई कितना आया, डेल एफ एक्स बाय डेल एफ वाई। एफ एक्स कितना है, माइनस के एक्स क्यूब। इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स को क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0। एफ वाई का जो है इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ वाई क्या है, यहाँ पर देखिए जे का जो कोफिशिएंट है माइनस के वाई की। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई है, वाई को तो एज्यूम करेंगे कांस्टेंट है, तो दोनों सेम आ गया। इसका मतलब एफ जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स है और हमारा आंसर हो गया 0। क्योंकि एफ कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक साइकिल में घूमने में हमें जो वर्क डन करना पड़ा वो है 0। यदि ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता तो तब आपको निकालना पड़ता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 0 नहीं आएगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में वो 0 आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यदि फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो ये एक साइकिल में जो वर्क डन किया गया वो 0 बिल्कुल कभी नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 0 हो सकता है, तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यही जो सिचुएशन है, इसी में हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ तक आपका बन चुका है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि एक हम जो फोर्स है वो यहाँ पर जो फोर्स था वैसे ही लेते हैं, लेकिन अभी इसको चेंज कर देते हैं। माइनस के एक्स क्यू आई था ना, अब वाई क्यूब आई कर देते हैं। वाई क्यूब आई प्लस एक्स क्यूब जे। अभी जो था वो एक्स क्यूब आई प्लस वाई क्यूब जे था, अभी मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्या कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। आप देखेंगे कि नहीं है। डेल बाय डेल वाई निकालिए। एफ एक्स क्या है, माइनस के वाई क्यूब, कितना आया, -3 के वाई स्क्वायर आया। वाई को जो है सो एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। ये कितना आया, -3 के एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम है, नहीं सेम है, तो इसलिए ये एफ जो है सो कंजर्वेटिव नहीं है, नॉट कंजर्वेटिव फोर्स है। अब निकाल के देखिए कि क्या ये जो वर्क डन करेगा वो 0 होगा या नहीं होगा। इस केस में जैसे यहाँ पर दिखाए थे कि 0 से यहाँ तक जाता है, ए 0 एक पूरा स्क्वायर है, ये देख लेते हैं। ए 0 0 ए 0 ए और 0 है, 1 2 3 4 निकालते हैं। वर्क डन जो कर रहा है वो निकालते हैं। चारों में निकालेंगे, चारों पाथ में। पहला पाथ में चले, इसमें किधर चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है या वाई चेंज हो रहा है। ये जो एफ डॉट डी आर हम लिखते हैं यही वर्क डन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। एफ जो है सो लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट।
डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, इंटीग्रेट करेंगे, आई डॉट आई सर्वाइव करेगा, बाकी नहीं करेगा सर्वाइव, तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, ये दो टर्म आता है हमारा, पोस्ट निकालते जाते हैं। तो यदि एक्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, या वाई में यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो इस केस में देखिए बहुत आसान है देखना, क्योंकि या तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है मूवमेंट है, या तो वाई में मूवमेंट है, दोनों एक साथ मूवमेंट नहीं है, क्योंकि या तो एलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है या एलोंग वाई एक्सिस चल रहा है, तो केवल एक्स हमारे पास सर्वाइव करता है। तो इसमें क्या है, केवल एक्स सर्वाइव कर रहा है, तो इसको लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स, ये वाला नहीं टर्म रहेगा। सेकेंड में आ गया यहाँ पर केवल वाई सर्वाइव करेगा, एफ वाई डी वाई। थर्ड में केवल एक्स सर्वाइव करेगा, एफ एक्स डी एक्स, और फोर्थ में एफ वाई डी वाई। लिमिट सबका रख देते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट 0 to a जा रहा है, ए एक्स 0 to a जा रहा है। सेकेंड में वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to a जा रहा है। थर्ड में एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a to 0 जा रहा है। और फोर्थ में y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a to 0 जा रहा है। अब सबका वैल्यू देखिए, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस के वाई क्यूब, माइनस के हर जगह है तो उसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर वाई क्यूब बचा, वाई क्यूब डी एक्स 0 to a, यहाँ पर क्या है, एफ वाई एक्स क्यूब है डी वाई 0 to a, यहाँ पर a to 0, एफ एक्स है वाई क्यूब डी एक्स, और यहाँ पर है एक्स क्यूब डी वाई a to 0। ठीक है, इसको फिर आगे y के वैल्यू क्या है फर्स्ट पाथ के लिए, y कितना है, फर्स्ट पाथ के लिए y 0 है, तो ये y जो है इसको 0 लिखना पड़ेगा, 0 to a 0 टाइम्स डी एक्स, कंप्लीट 0 हो गया। सेकेंड में x कितना है, यहाँ पर ये x है, x का वैल्यू हर जगह सेम है a, सेकेंड पाथ के लिए यह a है, 0 to a। थर्ड में y का वैल्यू कितना है, y है, y की वैल्यू a है थर्ड पाथ के लिए, a क्यूब डी एक्स a to 0। और लास्ट में x का वैल्यू कितना है, ये 0 है इस पाथ के लिए, तो 0 टाइम्स डी वाई। तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ये दोनों क्या कितना आएगा, ये 0 to a है, a to 0 है, वैल्यू तो सेम है, ये डमी पैरामीटर है, यहाँ वेरिएबल जो है डी वाई और डमी पैरामीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डी वाई है या डी एक्स है। यही तो यकीन नहीं हो रहा तो आप निकाल कर देख लीजिए, ए क्यू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, वैल्यू रखिए 0 to a, यहाँ पर ए क्यू कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हुआ और a to 0 आया। अब तो देखिए ये 0 आ रहा है, ये हो गया a और ये हो गया a क्यूब, ये हो गया माइनस ए, दोनों में a to the power 4 है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आ गया 0। तो देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर भी एक साइकिल में जो वर्क डन किया गया वो 0 है। ये स्पेशल केस है, आप यदि इसी को ऐसा बनाते कि स्क्वायर ना लेकर एक रेक्टेंगल लेते, a0 और ये हो गया ab, ये हो गया b0b 0 0। आप अपने घर में कीजिए काम, तो वर्क डन जो आप निकालेंगे यहाँ पर वो आएगा माइनस के ए बी टाइम्स बी माइनस ए, और ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है फॉर ऑल बी, ये जो है सो 0 नहीं है हमेशा, लेकिन एक केस में 0 है, दिस इज 0 ओनली इफ बी इक्वल टू ए, मतलब ये बी और ये यदि सेम हो जाएगा तब इस केस में 0 होगा, वही ए बी यदि सेम नहीं रहेगा तो ये 0 नहीं होगा।
लेकिन यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता तो डजंट मैटर ये स्क्वायर है या कुछ और भी है, जैसे जिगजैग पाथ है, वो साइकिल में जो है सो जीरो होता ही, एक साइक्लिक पाथ में वो जीरो होता। यही यदि ऐसा ना होकर एक ट्रायंगल होता तो यह रास्ता होता हमारा, ऐसे गया वापस आया ऐसे। तो ये जो वर्क डन है साइकिल में कितना आता है, ये हम फिर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको कल आंसर बता रहे हैं। ये आता है AB टाइम्स 2A माइनस B बाई 3, और माइनस की तो रहेगा ही। ये आता वर्क डन, और ये वर्क डन कितना है, ये जीरो कब है, इफ 2A इज इक्वल टू B, मतलब A इज इक्वल टू B बाई 2 है। ये है हमारा A0, ये हमारा है AB, और ये हमारा 0 0। तो इस केस में एक साइकिल में यदि जीरो होना है तो A को कितना होना होगा, B का डबल, B का हाफ होना होगा, तभी ये जीरो आएगा। ये नॉन कंजर्वेटिव केस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यदि कंजर्वेटिव केस होता तो हम कुछ भी केयर नहीं करते, वो हमेशा जीरो आ जाता। तो ये क्वेश्चन जो है बनाने का यही तरीका है कि आप जो है सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। यदि कंजर्वेटिव है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक साइकिल में वर्क डन जीरो है। यहाँ पर जो हमने बताया सीधे जीरो कर दिया, आप कुछ भी नहीं करके दिखाया, जैसे दूसरे केसेस में बताया कि उसको निकाल सकते हैं आप एक्चुअली कितना वर्क डन कर रहा है फोर्स, और आप देखेंगे कि तब भी जीरो है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। A particle of mass 2 kg is moving along x axis under the influence of a time dependent force. फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, वो टाइम पर डिपेंड करता है। सो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ये सारा फार्मूला नहीं लगा सकते। S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वगैरह वगैरह जो फार्मूला है, 3 तो आपने पढ़ा है, ये नहीं लगा सकते। ये सारे कांस्टेंट के लिए काम करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काम करता है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। यहां पर जो है सो पूछा क्या है कि द पार्टिकल स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट, और वर्क डन कितना होगा 2 सेकंड में, और ये इसका जो है x दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट किस तरह से चेंज कर रहा है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सब बराबर है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही चल रहा है, x एक्सिस में ही चल रहा है। हो सकता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करे तब डिस्प्लेसमेंट कहना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खैर यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू जो है सो t³ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है। पूछा क्या है वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना होता है, ये जो है सो d बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx बाई डी टी। फिर मतलब स्पीड का यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv बाई डी टी, या इसी को हम लिखते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर। तो ये कितना आया, ये आया 3t स्क्वायर माइनस 4t, ये कितना आया 6t माइनस 4। एक्सेलरेशन जो है सो टाइम डिपेंडेंट है तो फोर्स भी टाइम डिपेंडेंट होगा। फोर्स जो है सो मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास 2 kg है तो 2 टाइम्स 6t माइनस 4, एक तो 2 और भी निकाल लेते हैं 3t माइनस 2, ये फोर्स में पता चल गया। तो वर्क डन कितना होगा वो पता करना है। एक छोटा सा एलिमेंट में यहाँ से ये मान लेते हैं जब x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू x पर है, तो x से dx तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको dw कहते हैं। यहाँ पर dw वर्क लगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने, वो कितना हुआ f dx, और पूरा वर्क डन करने में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। f कितना है, f है 4 3t माइनस 2, और dx तो dx है। अब dx तो हमें पता नहीं है, dx तो पता है ना, dx तो हमें पता है, यहां से dx देख सकते हैं, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं dx बाई dt टाइम्स dt।
और ये जो है वेलोसिटी है, एक ही बात है, यहाँ से इसको लिख देते हैं 4 3t माइनस 2, ये हो गया dx बाई dt, ये वाला टर्म 3t स्क्वायर माइनस 4t dt। और टाइम का लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक पूछा है, क्वेश्चन में दिया है कि वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब स्टार्ट करो 0 से पहुंच जाओ 2 पर, 2 तक। 4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करते हैं 339 टी क्यूब माइनस 312 टी स्क्वायर और माइनस 6 टी स्क्वायर, 12 एंड 6 18 टी स्क्वायर और ये प्लस 8t, इतना हमारा हुआ इसका प्रोडक्ट 0 से 2 तक। ये कितना आ गया, ये आ गया 9 टी टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 18 टी टू द पावर 3 बाई 3 और ये आ गया 8 टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक वैल्यू रखना है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 बाई 4 है, 2 का पावर 4 16, 18 बाई 3, 3 का पावर 2 का पावर 3 8 प्लस 8 बाई 2, t का पावर 2 मैंने कि 2 का पावर 2 4, और ये 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो वो 0 हो गया। लोअर लिमिट हमें 0 दे रहा है। कितना आया, ये हुआ 36, ये हुआ 48 और ये हुआ 16। 36 एंड 16 कितना हो गया, 42 52 माइनस 48, 4 टाइम्स 4 तो आया 16 जून। ये वर्क डन हुआ इन फर्स्ट 2 सेकेंड 16 जून। आपका आंसर है 16 जून, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलस इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है तब हमें कैलकुलस यूज करना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो ये सभी फार्मूला से हम सब कुछ निकाल सकते थे, और सीधे यदि वर्क डन करना पड़ता तो वर्क डन हम सीधे कर देते फोर्स जो कांस्टेंट है ये W, और टाइम्स जितना डिस्प्लेसमेंट टाइम ट्रेवल किया है ये हम निकाल सकते थे इस फार्मूला से यूज करके, या तो यहाँ से निकाल सकते थे या यहाँ से निकाल सकते थे। तो हमें x पता हो जाता तो हम सिंपली कर सकते थे कि वर्क डन जो है वो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें कैलकुलस यूज करना ही पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। बाकी वीडियो के भी सॉल्यूशंस आते ही रहेंगे। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि कोई कमेंट या क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।